नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण एसआर आदर्श स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज अपन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों क्लासों के अंदर कॉमन टॉपिक है। 10वीं क्लास के अंदर पार्ट 2 के अंदर है चैप्टर 2 में, और 12वीं क्लास के अंदर चौथे पार्ट के अंदर जिसका जिक्र किया जाता है उस व्यक्ति का नाम है हमीरदेव चौहान। अपन एक सरल तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से अपन जानेंगे कि भाई हमीरदेव चौहान कौन होतो, कटेरो राजा होतो और क्या क्या युद्ध किया था, इसके बारे में अपन क्या है जानेंगे। मित्रों, ये जो हमीरदेव चौहान था, ये हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक था। कहां का शासक था? रणथंभौर का शासक था। और दोस्तों, ये जो रणथंभौर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में आया हुआ है। कौन से जिले में आया हुआ है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर आया हुआ है रणथंभौर। यहाँ का शासक था हमीरदेव चौहान। ये जो हमीरदेव चौहान था, इस हमीरदेव चौहान के जो पिता थे जिनका नाम था जय सीमा। क्या नाम था? जय सीमा इसके पिता थे। और जय सीमा का दूसरा नाम था जयंत सिंह भी को कहा जाता है। मतलब ये जो हमीरदेव चौहान था, इस हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। कितने खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई, और इसी 32 खंभों की छतरी को कहा जाता है न्याय की छतरी। क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। दोस्तों, इसको न्याय की छतरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमीरदेव चौहान उस छतरी के अंदर बैठकर न्याय करता था अपनी प्रजा का। ये छतरी 32 खंभों की क्यों बनाई? भाई 50 खंभोरी भी बना सकते हो तो, 40 खंभोरी बना सकते हो तो, 20 खंभोरी भी बना सकते हो तो, 32 खंभोरी वास्ते बनाई क्योंकि इसके पिता ने 32 वर्ष तक रणथंभौर में शासन किया। यानी हमीरदेव राजा का पिता था जय सीमा या जयतर सिंह, 32 साल तक रणथंभौर में कहीं गई शासन कर। तो ये तो बात है उसकी बेसिक बात कि वहां का राजा था, रणथंभौर का था। और इसका जो शासनकाल है, हमीरदेव चौहान ने 1282 से लेकर 1301 तक हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर में क्या किया था? शासन किया था। इस हमीरदेव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने वहां आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान का वंश नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय वहां एक रणथंभौर का साका होता है, उसके बारे में भी अपन क्या है जानेंगे। तो देखते हैं क्यों होता है ये साका, इतना बड़ा युद्ध क्यों होता है, इसके बारे में भी अपन जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो ये हमीरदेव चौहान कहां का शासक था? रणथंभौर का शासक था। कहां का शासक था? रणथंभौर का शासक था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? जब हमीरदेव चौहान यहाँ का शासक था, उस समय दिल्ली का शासक था जलालुद्दीन खिलजी। और ये जलालुद्दीन खिलजी, ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, ये किसका? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। यानी जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था और दिल्ली का शासक था। और ये जलालुद्दीन खिलजी 1292 के अंदर ये जलालुद्दीन खिलजी कौन से दुर्ग पर आक्रमण करता है? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है। यानी ये जो दुर्ग है, एक ये दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग। और इसी रणथंभौर दुर्ग की एक कुंजी है जिसको कहा जाता है जहीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जहीन दुर्ग। ये जो दुर्ग है जिसका नाम है जहीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जहीन दुर्ग। ये जहीन दुर्ग किस दुर्ग की कुंजी है? ये जहीन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। क्या है? कुंजी। कुंजी क्या होता है? चाबी। यानी अगर आपको रणथंभौर दुर्ग पर विजय पानी है और अगर आपको रणथंभौर दुर्ग जीतना है तो सबसे पहले आप इस दुर्ग को क्या करो? जीतो। ये ताला खोलने के लिए सबसे पहले ये ताला खोलना जरूरी है। जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इस दुर्ग को क्या है? जीत तो लिया। और जलालुद्दीन खिलजी आगे बढ़ा, लेकिन 6 महीने तक यहाँ बैठा रहा। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग पर विजय नहीं पाने दी। हमीरदेव चौहान ने जलालुद्दीन खिलजी को जीतने नहीं दिया। और जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि अब अमीर तो अमर नहीं है, जीतने वास्ते देवे को नहीं।
जलालुद्दीन खिलजी वहां से चला जाता है और ये कहकर जाता है जलालुद्दीन खिलजी कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ये कथन किसका है? ये कौन कहता है कि मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं? दोस्तों, ये जो कथन है ये जलालुद्दीन खिलजी का कथन है। क्यों ऐसी बात क्यों करे जलालुद्दीन खिलजी? अंगूर खट्टे हैं, यानी जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को जीत नहीं पाया, इसलिए इसने अपनी आत्मा को शांति देने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए कहा कि आगो मन तो रणथंभौर दुर्ग ने एड़ा 10 दुर्गों ने मैं एक मुसलमान रे बाल रे बराबर भी नहीं समझू। जो आप कांस्टेबल की तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो, सिलेक्शन नहीं वे जन कोन के पुलिस की कोई नौकरी हैंग दिन भगो मत उबो रहना पड़े, 12 में बढ़िया परसेंटेज नहीं बने जन नहीं कहो कि भाई 12 मेरा परसेंटेज कभी कम ही नहीं आवे। तो ये सब जो कहते हैं अपनी आत्मा को संतुष्टि देने के लिए कहते हैं। अब बात है 1296 की। कब की बात है? 1296 ईस्वी की बात है। और 1296 के अंदर एक शासक बढ़ता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है और अलाउद्दीन खिलजी 1296 के अंदर दिल्ली का शासक बनता है। अब दिल्ली का जो शासक बनेगा वो शासक कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी इस रणथंभौर दुर्ग पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। क्यों करेगा? इसका भी मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। 1296 के अंदर दिल्ली का जो शासक बढ़ता है 1296 के अंदर वो बढ़ता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके यहाँ का क्या बनता है? शासक बनता है। और उस समय रणथंभौर का शासक होता है हमीरदेव चौहान। रणथंभौर दुर्ग का शासक होता है हमीरदेव चौहान। अब देखो इसके क्या कारण थे, वो कारण बताना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी यहाँ क्यों आक्रमण करता है। उसका एक कारण था, वो कारण क्या था मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस अलाउद्दीन खिलजी का एक गद्दार सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। ये जो मोहम्मद शाह था ये किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मोहम्मद शाह। और अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी जिसका नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना। ये चिमना किसकी पत्नी थी? अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी। ये गद्दार सेनापति किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का गद्दार सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद शाह। अब दोस्तों इसने क्या गद्दारी की मोहम्मद शाह ने, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसी को शरण कौन देता है? हमीर देता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ गद्दारी करता है मोहम्मद शाह, धोखेबाजी करता है और इसी को शरण देता है हमीर। जन अलाउद्दीन खिलजी के हमीर मोहम्मद शाह मेरा गद्दार सेनापति है। क्या हमीरदेव चौहान मोहम्मद शाह मेरा गद्दार सेनापति है और इसको तुम वापस छोड़। जन हमीर कहा करे कि मैं मोहम्मद शाह को वापस नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मोहम्मद शाह मेरे यहाँ आया हुआ क्या है? मेहमान है। हम शरण आए हुए व्यक्ति की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इसलिए हमीरदेव चौहान ने अपनी जिद कर ली। हमीरदेव चौहान ने क्या कर ली थी? जिद कर ली थी। अब देखो इस मोहम्मद शाह ने क्या गद्दारी की? इस मोहम्मद शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी जिसका नाम था चिमना, ये मोहम्मद शाह और चिमना ने एक साजिश रच ली। मोहम्मद शाह और चिमना ने ये साजिश रची कि अपन दोनों आपस में क्या कर लेंगे? शादी कर लेंगे। और मोहम्मद शाह ने कहा कि मैं इस अलाउद्दीन खिलजी को क्या कर दूंगा? मार दूंगा। और मोहम्मद शाह चिमना से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। क्या करता था? प्रेम करता था। और चिमना भी मोहम्मद शाह से क्या करती थी? प्रेम करती थी। इस बात का पता किसको चलता है? अलाउद्दीन खिलजी को। दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि मारी जगह लुगाई ये चिमना और जो चिमनी कौन जला रहा है? मोहम्मद शाह जला रहे हैं। तो पता चलता है जना अलाउद्दीन खिलजी किने बुलावे? मोहम्मद शाह को बुलाता है। और अलाउद्दीन खिलजी कहे कि बेटा मोहम्मद शाह मारे दरबार में बड़े ही घनी लुगाया हैं, मारे दरबार में बड़े ही घनी रानियां हैं। तने आई तो पसंद आई, चिमना ही तेरे को पसंद आई। और ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। तब मोहम्मद शाह भी क्या है? सच्चा आशिक था। मोहम्मद शाह ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह ने क्या कहा? इस मोहम्मद शाह ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला हूं,
तौहीन मोहम्मद नहीं करने वाला हूँ, ये नजराना मुझको पेश ना करो साहिब, मैं जिन्ना को छोड़ के और किसी पे नहीं मरने वाला हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कही थी मोहम्मद शाह ने, और मोहम्मद शाह चुपचाप भागकर किसकी शरण में आ गया था? हमीर देव चौहान की शरण में आ गया था। और हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के गद्दार सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दी। और फिर बाद में अमीर देव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अमीर देव चौहान, मोहम्मद शाह मेरा गद्दार सेनापति है। क्या है? मोहम्मद शाह मेरा गद्दार सेनापति है, इसलिए मोहम्मद शाह को तू मेरे पास भेज। इसलिए हमीर ने कहा कि मैं अपनी जिद पर वापस आ गया हूं, मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया है, अब मैं वापस अपनी मुकान जुबान से मुकरूंगा नहीं। इसलिए अमीर के बारे में कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फतल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अमीर के बारे में एक दोहा है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फतल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि शेरनी जीवन में एक बार ही बच्चा देती है। सिंह सवन यानी शेरनी होती है, वो सिर्फ एक बार ही बच्चा देती है। अगर शेरनी या कुकरियों ने कुत्तो जियों कुकरियों जो डाबरिया देना स्टार्ट करें तो गली गली में शेर हो जावे, लेकिन शेरनी जीवन में एक बार ही बच्चा देती है। कि सिंह सवन सतपुरुष वचन, कि जो साधु महात्मा होते थे पहले वो एक बार बोल देते थे, वो फाइनल होता था। एक बार वो श्राप देते थे, किसी को वरदान देते थे तो वो फाइनल होता था। लेकिन आजकल तो कहीं आसाराम जड़ा आया जो साधु महात्मा तो कहीं लोगों में विश्वास ही उठ गयो कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फतल एक बार। जो केले का वृक्ष होता है वो सिर्फ एक बार ही वृक्ष फल देता है और फिर बाद में वृक्ष क्या है वापस लगता है। कदली फतल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जिस दुल्हन को तेल चढ़ा दिया जाता है, जिस दुल्हन को घी पिलाया जाता है, उस दुल्हन की शादी होकर ही रही है, होकर ही रहेगी। और हमीर ने जो जिद कर ली है वो जिद क्या है पूरी होगी कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फतल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। और अब हमीर दूसरी बार जिद नहीं करेगा, हट नहीं करेगा, इसलिए हमीर अपनी जिद के लिए क्या था प्रसिद्ध था। और फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ क्या किया था आक्रमण किया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर क्या किया आक्रमण किया। और उस समय चित्तौड़ रणथंभौर का साका हुआ था और ये राजस्थान का पहला साका होता है। उस समय रणथंभौर का साका हुआ था और ये राजस्थान का पहला साका कहलाता है। कौन सा साका? रणथंभौर का साका। रणथंभौर का साका, रणथंभौर का साका। ये साका होता है 1301 ईस्वी। रणथंभौर का जो साका होता है वो होता है 1301 ईस्वी। दोस्तों साका एक शब्द है साका। साका का मतलब होता है जौहर प्लस केसरिया मिलकर क्या कहलाता है? साका कहलाता है। जौहर महिलाओं द्वारा होता है और केसरिया पुरुषों द्वारा किया जाता है। राजस्थान के अंदर जितने भी जौहर हुए हैं वो सभी जौहर कैसे हुए थे? अग्नि जौहर हुए, यानी आग में कूदकर महिलाओं ने क्या कर दिया था? जौहर कर दिया था। लेकिन रणथंभौर के अंदर जो जौहर हुआ था एकमात्र जल जौहर हुआ था। राजस्थान के अंदर रणथंभौर के अंदर जो जौहर हुआ था वो कैसा जौहर था? एकमात्र जल जौहर था। देखो जो जौहर होता है अग्नि जौहर तो हर कंडीशन में पॉसिबल होता है, हर जगह अपन अग्नि जौहर कर सकते हैं। एक माचिस ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। एक माचिस जला के अग्नि जौहर अपन कर सकते हैं, आग को जला सकते हैं, शरीर को अपन जला सकते हैं। लेकिन जल जौहर करने के लिए बहुत भारी मात्रा में कुआं, समुद्र होना चाहिए, तालाब होना चाहिए, झील होनी चाहिए जल जौहर करने के लिए। कोई मटके में मातो घालनो तो मरी को नहीं, तो जल जौहर के लिए क्या है भारी मात्रा में पानी होना चाहिए। तो रणथंभौर का जो साका हुआ था, इस साका के अंदर जो आक्रमण किया था वो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। उस समय यहाँ का जो शासक था वो शासक था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। और
उस समय जो केसरिया किया था, यानी केसरिया वीर गति को प्राप्त हुए थे, केसरिया धारण किया था, मीर के सेनापति थे, एक का नाम था धर्म सिंह और एक का नाम था भीम सिंह। और उस समय जल जोर किया था, वो किया था मीर की जो पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी, और मीर की पुत्री थी जिसका नाम था पद्मा, और इन्होंने जल जोर किया। एक तालाब था, पद्मा तालाब में कूदकर इन्होंने क्या कर दिया था, जल जोर किया था। मीर की पत्नी ने और पुत्री ने जल जोर किया था एक तालाब के अंदर कूदकर। तो अमीर को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अमीर देव चौहान को 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ साका करता है, अमीर का पूरा वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ रणथंभौर साका पूरा होता है। तो ये अमीर की बेसिक जानकारी मैंने आपको बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद।